हाय एवरीवन। तो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर यूनिट 4 में आज जो है हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो ग्राफ थ्योरी है ना, यूनिट 4 का नाम। तो हमें ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि ग्राफ क्या होता है, वर्टेक्स एजेस, डिग्री ऑफ ग्राफ, इंसिडेंस इन एडजेसेंसीज, मल्टी एजेस, ठीक है, या फिर पैरेलल एजेस भी बोलते हैं, सेल्फ लूप, सिंपल ग्राफ, डायरेक्टेड, यूनी डायरेक्टेड ग्राफ। ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, इनसे डेफिनेशन आए हैं, 2-4 डेफिनेशन इनसे आए हैं। उसके बाद हम प्लानर ग्राफ देखेंगे, मल्टी ग्राफ देखेंगे, वेटेड ग्राफ देखेंगे, कंप्लीट डाइग्राफ देखेंगे और आइसोमॉर्फिक ग्राफ देखेंगे। इसमें से भी 2-3 सवाल पीवाईक्यू में आए हैं। देन वन ऑफ द मोस्ट सवाल जो कि इंपॉर्टेंट होता है, यूलेरियन पाथ, यूलेरियन सर्किट क्या है, हैमिल्टोनियन पाथ और हैमिल्टोनियन सर्किट क्या है। अच्छा, इसको समझने से पहले ना हमें ये समझना होगा कि पाथ साइकिल कनेक्टिविटी होते क्या है। पाथ साइकिल सर्किट जो होते हैं उसको हम समझेंगे। तो यहाँ पे जो है आपको सारे टॉपिक्स मिल गए ना। तो देखो एग्जाम में ना, ध्यान से सुनना, एग्जाम में ना इनसे थ्योरी पक्का आते हैं, कन्फर्म थ्योरी आएंगे। ठीक है, कन्फर्म इससे थ्योरी आएंगे। देन जब आपको यूलेरियन पाथ सर्किट, हैमिल्टोनियन पाथ सर्किट हो गया, इनसे तो थ्योरी आते ही है। देन एडवांटेज भी ये है कि इससे आप प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर पाएंगे। जो भी प्रॉब्लम्स पूछते हैं रिलेटेड इन्हीं टॉपिक से पूछते हैं, तो ये आपके 14 मार्क्स कवर करते हैं। तो वन बाय वन हम सारे टर्मिनोलॉजी को, सारे शब्दों का मतलब समझते हैं अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल्स और एक बेस्ट हैंड रिटन नोट्स के साथ। आपको समझ में आएगा, बस आप पेशेंसली वीडियोज़ को वॉच करना है। ठीक है ना। बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। तो यहाँ पे एक सवाल रिपीट हुआ था कि बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है, वर्टिसेस, एजेस, डिग्री, एडजेसेंसीज की। तो ग्राफ पहले समझते हैं, ग्राफ होता क्या है। ग्राफ जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है वर्टिसेस और एजेस का। जो भी आप वर्टिसेस और एजेस का एक डायग्राम बनाएंगे उसको ग्राफ बोलते हैं सिंपल तरीके से। तो अ ग्राफ इज अ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ 2 सेट्स। 2 सेट्स हमें लगेंगे। अब सेट समझते हो ना, कलेक्शन ऑफ समथिंग, उसको सेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 सेट्स चाहिए, पहला आपका वर्टेक्स का, दूसरा आपका एजेस का। तो वर्टेक्स जिसको वी से डिनोट करते हैं, इट इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वर्टिसेस। आपके पास वर्टिसेस होना चाहिए जो कि नॉन एम्प्टी होगा ना, V1 V2 V3, इस तरीके से Vn तक चला जाएगा। इसको हम नोड भी बोलते हैं, वर्टेक्स को नोड भी बोलते हैं। देन इजेस की बात करें तो एक लाइन होता है जो 2 वर्टेक्स को जोड़ता है। तो इट इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ इजेस E1 E2 E3 से En तक। तो जब इनका हमें एक ऐसा सेट बना दे, ठीक है, इन दोनों के सेट से हम एक ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना दे, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर, वो हम ग्राफ बोलते हैं। गॉट इट। तो यहाँ पे देखो V1 और V2 को जो ज्वाइन कर रहे हैं एजेस, तो ये एजेस हो गया और वर्टिसेस हो गया, इन्हीं के सेट को हम ग्राफ बोलते हैं। सिंपल डेफिनेशन है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे ध्यान से सुनना। यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर दे दिया है और यहाँ पे एक ट्रायंगल ऐड कर दिया है। अब देखो ये पॉइंट वर्टेक्स है, देखो ये वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स। इसको V1 नाम दिया, इसको V2 नाम दिया, इसको V3 नाम दिया, इसको V4 नाम दिया और इसको V5 नाम दिया। देन इसको हमने एज 1 दे दिया, एज 2, एज 3, एज 4, एज 5, इस तरीके से हमने एजेस को भी असाइन कर दिए। तो ये हमारे एक ग्राफ हो जाते हैं। सिंपल है ना। हाँ, मैं बहुत बने बनाई चीज़ों को लेकर आया हूँ ताकि हमारा टाइम भी बचे और आप फास्टली चीज़ों को समझ में पाए। कमेंट्स में बताना। देन वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ ग्राफ, ऑफन रिप्रेजेंट एज ए सर्कल और डॉट्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसा यूनिट है जो सर्कल और डॉट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दो, एक लाइन है ना, इसको हम ज्वाइन कर रहे हैं इस वर्टेक्स से, तो ये सर्कल भी बना सकते हैं या डॉट्स भी बना सकते हैं। तो V1 और V2 वर्टेक्स होता है। एजेस की बात करें तो दीज आर लाइंस कनेक्टेड बिटवीन वर्टिसेस। तो जो भी आपके वर्टिसेस होती है इन्हीं के बीच में ये कनेक्टेड रहता है। तो V1 V2 V3 V4 ये तो वर्टेक्स हो गया। देन इसको कनेक्ट करते हैं हम एक लाइन के थ्रू, तो E1 E2 E3 E4, इसको हम एजेस बोलते हैं। ये डिफिनेशन आए थे, बहुत सिंपल है ना। दूसरी बात, अब हाँ, हमने देख लिया ग्राफ, देख लिया वर्टेक्स, देख लिया एजेस, देख लिया ना। अब देखो डिग्री ऑफ ग्राफ क्या है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चांसेस है इसके रिपीट होने के। बहुत सिंपल है। द डिग्री ऑफ वर्टेक्स इन अ ग्राफ जी, मतलब ग्राफ में हम डिग्री ऑफ वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, जिसको रिटन, मतलब जिसको लिखते हैं DV से लिखते हैं। ठीक है, D लिखो और ब्रैकेट के अंदर V डाल दो। इज अ नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन अ वर्टेक्स। ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है, इसका नोटेशन ये DV है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक ग्राफ ले लिया, ठीक है, यहाँ पे एक हमने ग्राफ ले लिया। ग्राफ आपको पता है ना वर्टेक्स और एजेस का। अब देखो जो वर्टेक्स होती है उस वर्टेक्स पर कितने नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट कर रही है। इट इज अ नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन वर्टेक्स। तो वर्टेक्स पर कितने नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट कर रही है, इस वर्टेक्स पर कितने एजेस है, ये एक एज है, ये एक एज है। तो V2 की डिग्री कितनी हो गई, 2 हो जाएगी। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे V1 की बात करें तो इस पर एक एज
इंसिडेंट है तो डी और V1 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। dV1 मतलब डिग्री ऑफ वर्टेक्स 1 कितना है, 1 है। डिग्री ऑफ वर्टेक्स 2 2 है, 2 एजेस है कनेक्टेड है। डिग्री ऑफ वर्टेक्स 3 2 है। डिग्री ऑफ वर्टेक्स 4 भी 2 है। डिग्री ऑफ वर्टेक्स 5 जो कि 1 है। इस तरीके से अगर मैं बात करूँ, अगर ये क्रॉस का साइन मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, और ये जो वर्टेक्स है, लेट सपोज इसका वर्टेक्स 5 है, लेट सपोज ये V5 है, तो डिग्री ऑफ V5 क्या होता है, डिग्री ऑफ V5 इसमें कितने एजेस ये इंसिडेंट कर रही है इस वर्टेक्स से, तो 1 2 3 4, तो डिग्री ऑफ V5 4 हो जाएगा। समझ रहे हो? हाँ, अच्छा, इसमें 2-4 छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट आएंगे जो हमें समझना है। कई बार होता है कि जब हम ग्राफ का स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, कई बार होता है कि जब हम ग्राफ का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं जो इस तरीके से, तो ये वर्टेक्स ये वर्टेक्स ये वर्टेक्स ये वर्टेक्स हो गया। अब उस वर्टेक्स पर लूप भी फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे V1 और ये V2 और ये V3 और ये V4, यहाँ पे हमें लूप भी बनने को देखने को मिलेंगे। तो अगर V2 पर बात करें तो कितनी एजेस है, 1 2 3 एजेस है, तो इसकी आप डिग्री ऑफ V2 क्या बोलते हैं, 3 बोलते हैं। बट यहाँ पे लूप भी है, इसको सेल्फ लूप बोलते हैं। अब सेल्फ लूप क्या है कि जो वर्टेक्स का स्टार्टिंग पॉइंट है वही उसका एंडिंग पॉइंट हो जाए, उस एज जो एज है ना, वैसा एज जो वर्टेक्स का स्टार्टिंग पॉइंट उसका एंडिंग पॉइंट बन जाए, उसको सेल्फ लूप बोलते हैं। अब हमेशा ध्यान देना कि सेल्फ लूप की डिग्री हमेशा 2 होती है। सेल्फ लूप की डिग्री हमेशा 2 होती है। तो अगर इस पे गिनो कितना हो गया, 1 2 3 और ये 2, तो हमारे पास डिग्री ऑफ V2 कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। पहले के कंडीशन में अगर सेल्फ लूप नहीं होता तो 3 होते, अति सुंदर। लेकिन अगर यहाँ पे सेल्फ लूप है तो 2 काउंट करते हैं, तो 3 और 2 5 हो गया। यहाँ पे भी बात करें, यहाँ पे भी अगर मैं लूप लगा दूँ इस तरीके से जिसको सेल्फ लूप बोलते हैं, तो कितनी डिग्री हो जाती है, 1 2 3 4 5 हो जाती है। यहाँ पर अगर मैं सेल्फ लूप लगा देता तो कितनी डिग्री हो जाती है V3 पर, तो देखो यहाँ से 2 है और ये सेल्फ लूप की 2, तो 4 हो जाते हैं। डी ऑफ V3 कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। तो ये सिंपल है ना, बहुत बढ़िया। ये भी आपका सिंपल सा एग्जांपल है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको समझ में आ गया होगा। आप कोई सा भी एग्जांपल दे सकते हो, जैसे V3 की क्या होगी, 4 हो जाएगी, डिग्री ऑफ V3 4। तो इसका डेफिनेशन आप समझिए कि डिग्री ऑफ वर्टेक्स V जो कि ग्राफ G में जिसको रिटेन करते हैं DV से, इट इज़ अ नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन वर्टेक्स, नोटेशन DV है। ये डिग्री ऑफ वर्टेक्स आप समझ गए ना, बहुत बढ़िया। अब हम देखेंगे इंसिडेंट एंड एडजेसेंसी, इसके डिफिनेशन आए थे, थोड़े सिंपल है, ठीक है। बात करते हैं, लेट्स सपोज ई के क्या है, एक एजेस है, एजेस जॉइनिंग टू वर्टिसेस VI एंड VJ। इसका आप सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हो कि देखो यहाँ पे आपके एक एजेस है और ये 2 वर्टेक्स है, तो VI एक वर्टेक्स का नाम हमने ले लिया VI, और इस वर्टेक्स का नाम हमने VJ ले लिया, और जो एज ये जो कंबाइन कर रहे हैं इसको हमने EK ले लिया, ठीक है। तो EK एज है जॉइनिंग टू वर्टिसेस VI एंड VJ। दूसरी बात, इंसिडेंस का मतलब क्या हुआ कि EK इज साइड टू बी इंसिडेंट ऑफ VI एंड VJ। तो अगर इस तरीके से हमारे को एक स्ट्रक्चर बन रही है कि EK एक एज है जो 2 वर्टेक्स VI और VJ को कनेक्ट कर रहा है, देन EK इज साइड टू बी इंसिडेंट ऑफ VI एंड VJ। तो हमारे पास जो EK होगा, जो ये एज होगा, एज इज साइड टू बी इंसिडेंट ऑफ VI एंड VJ, यानी बोथ वर्टिसेस का इंसिडेंट कहलाएगा। तो जो ये एज है ना, ये एज कहलाएगा इंसिडेंट ऑफ VI एंड VJ। दूसरी तरफ एडजेसेंसी क्या होगा, इसके अपोजिट देखो, बोथ वर्टिसेस VI एंड VJ इज साइड टू बी एडजेसेंट ऑफ एजेस EK जॉइनिंग बोथ वर्टिसेस, दैट जॉइनिंग बोथ वर्टिसेस। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि मतलब ये हुआ ना, एडजेसेंसी का मतलब क्या होगा, जो वर्टिसेस है VI एंड VJ जो कि कनेक्टेड है एक एज से, तो VI एंड VJ इज साइड टू बी एडजेसेंट। VI वर्टिसेस को बोला जा रहा है, एडजेसेंस में ध्यान से सुनो, एडजेसेंस शायद मैं स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ, एडजेसेंस में हम वर्टिसेस को बोल रहे हैं, तो जो VI एंड VJ है इसको हम एडजेसेंस बोलेंगे। एडजेसेंस जब एक एज कनेक्टेड हो, तो VI एंड VJ इज साइड टू बी एडजेसेंस व्हेन EK इज कनेक्टेड, ठीक है। और उसके बाद इंसिडेंट किसको बोलेंगे, हम एज को बोलेंगे। जो हमारा इंसिडेंट है इसको हम किसको बोलेंगे, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, इसको एजेस को बोलेंगे, यानी कि EK इज साइड टू बी इंसिडेंट, ठीक है। EK यानी एजेस को बोलेंगे साइड टू बी इंसिडेंट ऑफ VI एंड VJ। तो ये डेफिनेशन बहुत सिंपल रहा ना, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल से मैंने ले लिया है, V1 V2 और V3 3 वर्टिसेस है, E1 E2 E3 3 एजेस है। नाउ यहाँ पे बात करें E1 इज इंसिडेंट ऑफ V1 एंड V2, तो E1 क्या है, V1 और V2 का इंसिडेंट है। E3 भी क्या कहलाएगा, जो ये एज है V2 और V3 का इंसिडेंट कहलाएगा। E2 भी क्या कहलाएगा, V1 और V3 का इंसिडेंट कहलाएगा। लेकिन क्या V1 और V3 का इंसिडेंट E3 कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, क्योंकि
इन दोनों को ज्वाइन कर ही नहीं रहा है, V1 और V3 को E3 ज्वाइन कर ही नहीं रहा है, तो ये E3 जो है ये इंसिडेंट नहीं कहलाएगा। समझ रहे हो? उसके बाद V1 और V2 आर एडजेसेंट ऑफ E1, तो V1 और V2 को कौन कनेक्ट कर रहा है? E1, तो V1 V2 कहलाएंगे E1 के एडजेसेंट, और E1 कहलाएगा V1 और V2 का इंसिडेंट। ऐसा होता है, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसी तरीके से V2 और V3 कहलाएंगे एडजेसेंट्स ऑफ E3। सिंपल है ना, बहुत बढ़िया, ये भी पॉइंट आपने समझ गए ना। अब हम आते हैं एडजेसेंसी के बाद मल्टी एजेस पर आते हैं। मल्टी एजेस को समझने से पहले ना समझ लेते हैं। बेसिकली इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, पर आपको समझना जरूरी है, एग्जाम में से पूछता नहीं है। पर जैसे देखो, दो वर्टेक्स है ना, अब इस वर्टेक्स के थ्रू कितनी भी पैरेलल एजेस जाए, यहाँ पे जैसे दो वर्टेक्स है, अब जरूर नहीं है एक ही एजेस है, अब मल्टीपल एजेस जा सकती है, इस तरीके से मल्टीपल एजेस जा सकती है, तो इसको हम मल्टी एजेस बोलते हैं, ठीक है। इसी कंडीशन को मल्टी एजेस बोलते हैं, यानी दो वर्टिसेस पर बहुत सारे एजेस अगर गुजर रही है, इसको पैरेलल एजेस भी बोलते हैं, मल्टी एजेस भी बोलते हैं। ये सिर्फ समझने के लिए। सेल्फ लूप मैंने आपको बताया कि अगर कोई ऐसा एज है जिसके पास स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम हो, हैविंग सेम स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स कॉल्ड सेल्फ लूप। गॉट इट? तो यहाँ पे जो वर्टेक्स है इसका स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम है। सिमिलरली यहाँ पे भी, तो ये सारे सेल्फ लूप है। सेल्फ लूप की डिग्री 2 होती है। बात करें सिंपल ग्राफ की, डेफिनेशन पूछ सकता है, तो अ ग्राफ डज नॉट कंटेन एनी मल्टी एजेस एंड सेल्फ लूप, तो उसको सिंपल ग्राफ बोलते हैं, यानी सिंपल हो, कोई भी मल्टी एजेस नहीं होते, ये एक सिंपल ग्राफ है। अगर बात करूँ यहाँ पे बता दूँ, अब देखो ये वर्टेक्स है और ये एजेस है, अगर ये मल्टी एजेस बन जाए या फिर सेल्फ लूप बन जाए तो ये सिंपल ग्राफ नहीं होता है। तो सिंपल ग्राफ वैसे बोलते हैं जो मल्टी एजेस ना हो और सेल्फ लूप ना हो, उसको सिंपल ग्राफ बोलते हैं। उसके बाद इसकी कहानी खत्म हो गई ना। हाँ, अब आते हैं डायरेक्टेड ग्राफ और इनडायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ को डायग्राफ भी बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। डायरेक्टेड ग्राफ, अ ग्राफ जो कि ग्राफ को अब जी से डिनोट करते हैं, जो वर्टिसेस और एजेस का सेट होता है। अब ऐसे लिखना आप, ठीक है, अ ग्राफ जी कंसिस्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ एजेस देन इट इज कॉल्ड डायरेक्टेड ग्राफ। यानी कि जो ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ यानी वर्टेक्स और एजेस का कलेक्शन, जिस तरीके से मैथमेटिकल स्ट्रक्चर बन रहा है। अब वहाँ पे एजेस पे अगर कोई डायरेक्शन हो, यानी कंसिस्ट डायरेक्शन ऑफ एजेस, डायरेक्शन हो एजेस पर, तो वो डायरेक्टेड ग्राफ है, और अगर नहीं है तो वो आपका इनडायरेक्टेड ग्राफ है, विच नॉट डायरेक्टेड कॉल्ड यूनिडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। यूनिडायरेक्टेड ग्राफ जिसमें एजेस पे कोई सा भी आपका डायरेक्शन ना दिया हो। कनेक्टेड ग्राफ की बात करें तो अ ग्राफ इज सेड टू बी कनेक्टेड इफ देयर इज एटलीस्ट वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस। हर पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में एक पाथ हो या एक एजेस हो, देयर एटलीस्ट एग्जिस्ट करना चाहिए एक एज एग्जिस्ट कर दे, उसको हम कनेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। नाम ही कनेक्टेड मतलब कि कनेक्ट होना चाहिए, दो बिंदुओं को कनेक्ट करना जरूरी है, तो एटलीस्ट एक तो कनेक्ट हो ना, तो उसको हम कनेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। यानी कि अ ग्राफ इज साइड टू बी कनेक्टेड इफ देयर एटलीस्ट वन पाथ या वन एजेस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस। तो जो भी पेयर ऑफ वर्टिसेस है एटलीस्ट एक एजेस तो होना चाहिए, वह हमारा कनेक्टेड ग्राफ होता है। ये आप समझ गए ना। ये सारे सिंपल बेसिक डेफिनेशन इस लेफ्ट वाले पर हमने देख लिया ना, निपटा लिया ना इसको। हाँ, इसमें आपका मल्टी कहाँ चला गया, ये पूछे थे इंसिडेंट एडजेसेंसी, और ये 25 में आए थे ये, पर इसको समझना जरूरी है इन सभी को समझने के लिए, तो आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी तो पता चल गई। गॉट इट? अब हम अगले पार्ट पर मूव करेंगे। अच्छा, यहाँ पे डिस्कनेक्टेड ग्राफ भी देख ले हम। अ ग्राफ इज साइड टू बी डिस्कनेक्टेड इफ देयर इज नो एनी पाथ बिटवीन वर्टिसेस। तो यहाँ पे देखो हमने ग्राफ ले लिया V1, V3, V2, V4, और यहाँ पे भी एक ग्राफ ले लिया V5 और V6। अब इनके बीच में कोई पाथ एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो इसको डिस्कनेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। ये सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। हाँ, बहुत समझ में आ गया। तो डायरेक्टेड और यूनिडायरेक्टेड देख लिया, उसके बाद कनेक्टेड एंड डिस्कनेक्टेड भी हमने देख लिया। अब आते हैं हम प्लानर ग्राफ, मल्टी ग्राफ, वेटेड ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ, आइसोमॉर्फिक ग्राफ। ये हमने सिलेबस में देखा था, तो इतना ही सारे ग्राफ थे। अब इन्हीं ग्राफ को हमें समझना होगा, ठीक है। ये पूरे आरजीपीवी को मैंने ऑफिशियल सिलेबस से देखा था। अब समझते हैं प्लानर ग्राफ है क्या। तो मैं अपना दूसरा पोथी निकालूँ, दस्तावेज ये रहा। प्लानर ग्राफ क्या होता है? तो ग्राफ जिसको आप जिस ईवी से डिनोट करोगे, इज सेड टू बी प्लानर इफ़ इट कैन बी ड्रॉन इन अ प्लेन विदाउट क्रॉसिंग एनी एजेस। हमें किसी भी एज को क्रॉस नहीं करना है, ऐसे ग्राफ को ड्रॉ करना है, मतलब प्लानर उसको बोलेंगे ना। इट कैन बी ड्रॉन इन अ प्लेन विदाउट क्रॉसिंग एनी एजेस। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा एक ग्राफ है यहाँ पे, ठीक है। ये तो नॉर्मल ग्राफ है, या फिर इसको आप सिंपल ग्राफ बोल सकते हैं। सिंपल ग्राफ पता है ना किसको बोलते हैं? सेल्फ लूप नहीं है, पैरेलल एजेस नहीं है, तो एक सिंपल ग्राफ है। और इसको प्लानर ग्राफ कब बोलेंगे? तो यहाँ पे जो V1 और V3 जो है, V2 और V4, लेट्स सपोज ये इसका E1 एज नाम है ना, ये E1 एज है, इसका नाम E1 एज है। अब E1 एज को ये जो E2 एज है क्रॉस करते जा रहा है,
तो यहाँ पे आपको क्रॉसिंग दिख रही है, पर हमें इसको प्लेन में रिप्रेजेंट करना है ताकि वो क्रॉसिंग ना करे। तो सिंपली हमने एक डायग्राम ले लिया, इस तरीके से ये चीज़ें ले ली। देन उसके बाद हमने 2 सेकंड रुक जाओ, 2 सेकंड V4 और V2 को भी हमने कनेक्ट कर दिया है। इस तरीके से हमने इसको प्लेन स्ट्रक्चर दे दिया है। तो ये बहुत सिंपल है, प्लानर ग्राफ समझ गए ना, बहुत बढ़िया। प्लानर ग्राफ बहुत सिंपल है ना, बस जो एजेस कट नहीं करना चाहिए, कोई भी एजेस क्रॉस नहीं होना चाहिए, उसको आप 2D में रिप्रेजेंट करो। एक एग्जांपल ध्यान में रखना, इसमें ज़्यादा ऐसे सवाल नहीं घुमा के पूछेंगे, बट हाँ सिलेबस में है तो डिफिनेशन पूछ सकते हैं। वेटेड ग्राफ की बात करें तो अ ग्राफ इज कॉल्ड वेटेड ग्राफ इफ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, जिसको WE से बोलते डिनोट करते हैं, इज असाइन टू इट्स ईच एजेस। एंड जो WE है जिसको हम असाइन मतलब जिससे डिनोट करते हैं वेटेड ग्राफ को, इज कॉल्ड वेट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एजेस। मतलब क्या है, सिंपल सा है कि यहाँ मैंने इसका डायग्राम बनाया है कि जो भी आपका ग्राफ है, सिंपली मैंने एक ग्राफ ले लिया है। अब ग्राफ पे जो भी एजेस है उसको हमने असाइन किया है एक इंटीजर वैल्यू से, असाइन किया है उसको इंटीजर वैल्यू से, नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू से। एजेस को, वर्टिसेस की नहीं, एजेस को हमने असाइन किया है। तो ये हमारा वेटेड ग्राफ होता है। और ये जो वैल्यू होती है ना WE, ई की जगह क्या है, जैसे W2, ये वेटेड ग्राफ है। तो ये जो है ना वेट बताता है कि ये जो एजेस है ना, इस एज का वेट कितना है। तो ये हमने वेटेड ग्राफ देख लिया, बहुत सिंपल है। बात करें कंप्लीट डाइग्राफ, मैंने डाइग्राफ को आपको बताया था डायरेक्टेड ग्राफ को बोलते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ को डाइग्राफ बोलते हैं। तो अब कंप्लीट डाइग्राफ क्या है, ये सवाल आया था एक PYQ में। तो बहुत सिंपल है कि कंप्लीट डाइग्राफ इज अ डायरेक्टेड ग्राफ इन विच एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस इज कनेक्टेड बाय एन बाई डायरेक्शनल एजेस। सिंपल सा ये डेफिनेशन है, बस ध्यान में रखना कि वैसे ग्राफ को हम कंप्लीट डाइग्राफ बोलते हैं, या वैसे डायरेक्टेड ग्राफ को हम कंप्लीट डाइग्राफ बोलेंगे जिसके वर्टिसेस जो है कनेक्टेड हो बाई डायरेक्शनल एजेस के साथ। मतलब कि यहाँ पे देखो, एक ये लाइन है, ये U है और V वर्टेज है। अब जो ये कनेक्टेड हो ना, बाई डायरेक्शनल एजेस से कनेक्टेड हो, एक तो इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, यानी U V के साथ कनेक्टेड हो और V भी U के साथ कनेक्टेड हो, इसको हम कंप्लीट डाइग्राफ बोलते हैं। तो V1 और V2 इसकी डायरेक्शन देखो इस साइड बनाना है, ठीक है। मैंने शुरू में इस साइड बना दिया था, बट बाय मिस्टेक गड़बड़ मत करना, इस तरीके से मत कर देना, इस तरीके से कर देना, ठीक है। बुक्स में मैंने देखा था। तो V1 और V2 के बीच में इस डायरेक्शन में कर दो, तो जो जितने भी वर्टिसेस है, एवरी पेयर ऑफ द वर्टिसेस कनेक्टेड बाय एन बाई डायरेक्शनल एजेस। तो V1 और V3 के बीच में देखो, V1 और V4 के बीच में देखो बाई डायरेक्शनल एजेस कनेक्टेड है। V3 और V4 के बीच में देखो, उसके बाद हाँ V1 V2 में देखो, बहुत सिंपल डायग्राम है ना, आप ध्यान में रखो। इसकी थोड़ी प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है कि इट इज डायरेक्टेड, नो सेल्फ लूप कंसिडर्ड। तो ये डायरेक्टेड होगा, इसमें कोई सा भी सेल्फ लूप नहीं होगा। उसके बाद इफ अ ग्राफ contain n vertices then total number of edges is n into n-1। यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या है, देखो 1 2 3 1 2 3 4 5 6, देखो वैसे भी यहाँ पे 6 है ना टोटल एजेस, लेकिन यहाँ पे बाई डायरेक्शनल है तो टोटल 12 एजेस हो जाएंगे। तो एक फॉर्मूला भी है कि अगर n वर्टेक्स है, वर्टेक्स कितना है 1 2 3 4 वर्टेक्स है ना, तो वर्टेक्स अगर 4 है तो फॉर्मूला के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे n इंटू n-1। तो 4 इंटू 4-1, तो 4 × 3 इज इक्वल टू 12। तो ये देखो ये 12 एजेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 एजेस है। तो सिंपली ये कंप्लीट डाइग्राफ सिंपल है, इसकी 1 2 प्रॉपर्टी लिखते ना तो ये हमारा भी हो जाएगा। हमने कंप्लीट डाइग्राफ देख लिया ना, प्लानर ग्राफ देख लिया, वेटेड ग्राफ देख लिया, कंप्लीट डायग्राफ देख लिया। अब हम मल्टीग्राफ और आइसोमॉर्फिक ग्राफ देखते हैं। तो ये हमारा होता है मल्टीग्राफ। मल्टीग्राफ क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा है मल्टीग्राफ पूछा है, आप कंफ्यूजन मत होना। देखो अ ग्राफ जिसको G V और E से डिनोट करते हैं, सेड टू बी मल्टीग्राफ इफ इट कंटेन मल्टी एजेस या पैरेलल एजेस, जो मैंने बताया था बिटवीन सेम पेयर ऑफ वर्टिसेस, तो उसको मल्टीग्राफ बोलते हैं। तो यही सिंपल है, मैंने आपको बताया। ये देखो पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में आपके बहुत सारे एजेस एग्जिस्ट करती है। इट कंटेन्स मल्टीपल एजेस बिटवीन सेम पेयर ऑफ वर्टिसेस। इसमें नहीं है, लेकिन इसमें देखो यहाँ पे भी आप चाहो तो जोड़ सकते हो V2 और V3, तो सेम पेयर ऑफ वर्टिसेस में एक और एज जोड़ सकते हो। टोटल एज कितना है 7, में इसको 8 मान लेता हूँ, तो ये हो सकता है। अब देखो मल्टीग्राफ में सेल्फ लूप अलाउड नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, एक इंपॉर्टेंट नोट है। मल्टीग्राफ में आपको सेल्फ लूप अलाउड नहीं है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। ये होता है। तो मल्टीग्राफ में आपका डेफिनेशन बहुत सिंपल है, मल्टीपल एजेस एग्जिस्ट करे सेम पेयर ऑफ वर्टिसेस में, पर सेल्फ लूप ना हो, उसको मल्टीग्राफ बोलते हैं। अब आइसोमॉर्फिक ग्राफ क्या है, देखो इसके डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफिनीशन तो पूछता ही है, ठीक है।
डिफिनीशन के साथ साथ प्रॉब्लम्स भी आते हैं आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स पे, प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो इसको मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे ना, ये जो डायग्राम है ना, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ। ये जो है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको मैं थोड़े पेशेंस के साथ समझाना चाहूँगा। यहाँ पे ये और ये, इसका हम नाम V1 देंगे और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो V1 डैश, दो ग्राफ है। हमें देखो आइसोमॉर्फिज्म का मतलब है हमें दो ग्राफ दी जाएंगे और दोनों ग्राफ को तुलना करना है, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी और बतानी है कि वो आइसोमॉर्फिज्म हो है कि नहीं। उसके बाद ये V3 डैश है, देन ये V4 डैश है, इसके बाद ये V1 है, तो ये V2 V3, उसके बाद V4 और ये V5। अब इसके एज का नाम E5 है, E2 E3 और इस एज का नाम E4 है। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं बात करूँ तो V1 डैश V3 डैश है ना, तो यहाँ पे E2 डैश हमने नाम माना है, यहाँ पे भी E3 डैश नाम है और ये E4 डैश नाम है और ये E5 डैश नाम है। आपको देखने में लेंदी लग रहा होगा पर पेशेंस से देखना, समझ में आ जाएगा। देखो आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ में हमें बस बेसिकली दो ग्राफ देते हैं और उससे हमें बताना है कि वो आइसोमॉर्फिक है कि नहीं। तो देखो टू ग्राफ्स आर सेड टू बी आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर, इतना तो आप समझ में आ गया ना कि दो ग्राफ हम कब कहेंगे आइसोमॉर्फिक, इफ देयर एग्जिस्ट वन टू वन कॉरेस्पॉन्ड बिटवीन देयर वर्टिसेस एंड बिटवीन देयर एजेस। जो वर्टिसेस और एजेस है, देखो जो वर्टिसेस एंड जो एजेस है इनके बीच का वन टू वन कॉरेस्पॉन्ड होना चाहिए। वन टू वन इसका मतलब मैं समझाऊंगा। देखो वन टू वन कॉरेस्पॉन्ड होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्ड होना चाहिए, वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन देयर वर्टिसेस एंड बिटवीन देयर एजेस सच दैट देयर इंसिडेंस रिलेशनशिप इज प्रिजर्व्ड। अच्छा, इंसिडेंस रिलेशनशिप इज प्रिजर्व्ड का मतलब क्या हुआ कि जो उस पर जो एज, जो उसकी डिग्री जो होती है ना, वो कॉरेस्पॉन्डिंगली सेम होना चाहिए। मतलब कि जैसे कि V2 है, V2 की डिग्री कितनी है, अगर मैं बात करूँ V2 की डिग्री, मैंने डिग्री बताया था नंबर ऑफ कितने एजेस पास कर रहे थे, 1 2 3, 3 को इस V2 की डिग्री है। अब यहाँ पे देखो V2, यहाँ पे इस ग्राफ में देखो कौन सा वर्टेक्स ले जिसकी डिग्री 3 हो, कौन सी वर्टेक्स ले जिसकी डिग्री 3 हो, आप बताओ। तो आप यहाँ पे देखो ये नहीं है, इसकी 2 है, इसकी 2 ही देखो ये V3 डैश। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये V3 डैश जो है इसकी डिग्री आपको 3 दिख रही है, 3 दिख रही है, बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में मैंने इसको V2 डैश नाम लिया है, तो मैं इस नाम को चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ, बाकी ये भी समझ में आ जाएंगे, पर मैं इस नाम को अभी फिलहाल के लिए चेंज कर देता हूँ। ये V2 डैश था, मेरा दूसरा पेन कहाँ चला गया, ठीक है मैं ब्लू पेन से कर देता हूँ। इसका नाम V2 डैश था, इसका नाम जो है V3 डैश है और ये V4 डैश है और ये V5 डैश है। अच्छा ठीक है, मैंने डबल V3 लिख दिया था, कोई नहीं। यहाँ पे बस देखो इस शब्द का मतलब समझो, यानी कि जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो देखो V2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 एजेस है, तो इसकी डिग्री 3 है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखो V2 के अक्रॉस आप इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस देखो 3 एजेस है, आपको 3 एजेस दिख रही है, बहुत बढ़िया। इसके करस्पॉन्डिंग 3 एजेस, इसके करस्पॉन्डिंग 3 एजेस। सिमिलरली अब ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग ये मैच कर रहा है, V2 और V2 डैश मैच कर रहा है। अब नाम में मत जाओ, वर्टेक्स देख कर बोलो। इसका वर्टेक्स कल को मैं V5 भी रख सकता हूँ, पर कॉरेस्पॉन्डिंग देखो। जैसे V3 जो है, V3 के आसपास देखो 2 एजेस है, 2 एजेस यानी इसकी डिग्री 2 है। यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ V3 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये दिख रहा है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 2 है। आप ये भी ले सकते हो, V3 के कॉरेस्पॉन्डिंग V4 भी ले सकते हो, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 2 डिग्रियाँ है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 2 डिग्रियाँ है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 2 डिग्रियाँ है। तो आपको ये 3 वर्टेक्स दिख रहे हैं जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग 2 डिग्रियाँ है। तो ये होता है आपका 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डिंग बिटवीन देयर वर्टिसेस एंड बिटवीन देयर इंसिडेंट रिलेशनशिप विद प्रिजर्व। ये एक सिंपल सा डेफिनेशन था, पर आपको ये भी लिखना है नोट्स में कि द टू ग्राफ आर आइसोमॉर्फिक ऑफ ईच अदर। जब दो ग्राफ आइसोमॉर्फिक कैसे होंगे उसके लिए आपको 3 कंडीशन ध्यान में रखना है। ये भी परिभाषा ध्यान में रखना और ये 3 कंडीशन भी एक परिभाषा ही है, इसको भी आप ध्यान में रखना। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि अगर दो ग्राफ जो है आइसोमॉर्फिक होते हैं, उसकी कंडीशन होनी चाहिए कि दे हैव सेम नंबर ऑफ एजेस। इस पहला कंडीशन है सेम नंबर ऑफ एजेस, सेम नंबर ऑफ एजेस होना चाहिए। यहाँ पे देखो कई वो एज है, यहाँ पे गिनो 1 2 3 4 5, यहाँ टोटल 5 पेजेस है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी टोटल 5 पेजेस है। दूसरा कंडीशन है सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस, दूसरा कंडीशन है दे हैव सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस। ये एग्जांपल देखना, भी आपको दिमाग का तार खोलेंगे। यहाँ पे देखो सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वर्टेक्स कितना है, ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, ये टोटल 5 है, बहुत बढ़िया, ये समझ। तीसरा कंडीशन क्या है, दे हैव इक्वल नंबर ऑफ वर्टिसेस विथ अ गिवन डिग्री।
देखो इक्वल नंबर ऑफ वर्टिसेस विथ गिवन डिग्री, तो अगर मैं बात करूँ इक्वल नंबर ऑफ वर्टिसेस, तो पहली बात इक्वल नंबर ऑफ वर्टिसेस तो है, 5 वर्टिसेस है और एजेस भी 5 है, पर इक्वल नंबर ऑफ वर्टिसेस विथ अ गिवन डिग्री, विथ अ गिवन डिग्री, तो अगर मैं बात करूँ V1 की डिग्री कितनी है तो 1 है, और यहाँ पे V1 की डिग्री 1 है, तो ये हमें चेक करने रहेंगे। तो पहले कंडीशन में बोथ ग्राफ के पास 5 एजेस है, बोथ के पास 5 वर्टिसेस भी है। तीसरी कंडीशन के पास देखो V1 के पास देखो इक्वल नंबर ऑफ वर्टिसेस विथ अ गिवन डिग्री, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हो सबके पास इक्वल नंबर ऑफ वर्टिसेस होनी चाहिए। अब वर्टिसेस तो डिग्री है, तो देखो V1 के पास हमारा कितना डिग्री है या एज है तो 1 है, और V1 डैश के पास देखो कितना है, ये 1 है, तो सिंपली इसका 1 देखो है। ये आप ना एग्जाम के लिए ग्राफ याद भी कर लो तो बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। उसके बाद V2 की बात करें, V2 की डिग्री कितनी है 3 है, और यहाँ पे V2 डैश की डिग्री 3 है, तो ये कोरिस्पॉन्डिंग भी मैच कर रहे हैं परिभाषा, वो प्रीवियस वाले परिभाषा के हिसाब से। ऑल्दो मैं बात करूँ ना तो इसके 4 कंडीशन बन सकते हैं, इसके 4 कंडीशन बन सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि देयर शुड बी 1 कॉरेस्पॉन्डिंग बिटवीन देयर एजेस एंड वर्टिसेस, ये भी आप लिख देना, ठीक है। देयर शुड बी, मैं बोल देता हूँ 1 कॉरेस्पॉन्डिंग्स बिटवीन देयर एजेस एंड वर्टिसेस। इसका मतलब अभी मैं समझाऊंगा, ये वीडियो थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, हाँ डिग्री ऑफ V3 कितनी है, डिग्री ऑफ V3 2 है, यहाँ पे V3 डैश का 2 है, V4 का भी 2 है, V4 डैश का भी 2 है, V5 का भी 2 है और V5 का भी 2 है। तो ये एक ग्राफिक आइसोमॉर्फिज्म है, इसके कॉरेस्पॉन्डेंस भी चीज़ें मैच करेगी। V1 के सामने एक ही डिग्री है तो इसके सामने भी मतलब एक ही इजेस है, V3 के V2 के 3 है तो V2 डैश का भी 3 है, तो ये 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देना है 10 V1 V2 V3 V4 V5 are corresponding to V1 dash V2 dash V3 dash V4 dash and V5 dash and their ages E1 E2 E3 E4 corresponding to E1 dash E2 dash। मतलब कि देखो यहाँ पे क्या करना है, जो भी वर्टिसेस है वर्टिसेस कॉरेस्पॉन्ड है इसके डैश वाले वर्टिसेस से, और जो इतने भी इजेस है कॉरेस्पॉन्ड है डैश वाले इजेस से, तो हैंस टू ग्राफ आर आइसोमॉर्फिज्म। पर ये ग्राफ आपके आइसोमॉर्फिज्म नहीं है, ध्यान से सुनो, इसको मैं अलग से ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे पेजेस तो खाली है, इसको ना मैं अलग से ड्रॉ करके बताता हूँ। ये इसका आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो आप एग्जाम में अगर पन्ने भरने हो तो आप टाइम है तो आप लिख सकोगे, पर इसको समझना, ये समझना बहुत ज़रूरी है। V1 V2 V3, देखो ये V1 है, ये V2 है, और ये V3 है, और ये V4 है, और ये V5 है, और ये V6 है। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। देन यहाँ पे भी एक मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ये इसमें मैं यहाँ पे ना इसका नाम A से रख देता हूँ, तो ये A1 है, ये A2 है, और ये A3 है, और ये A4 है, और ये A5 है, और ये A6 है। ध्यान से सुनो, इस परिभाषा के हिसाब से 3 कंडीशन थी ना, पहली कंडीशन में यहाँ पे दूसरी वर्टिस से पहली कंडीशन में एजेस सेम होना चाहिए। अगर एजेस आप काउंट करो तो कितनी एज है, ये देखो 2 वर्टिसेस के बीच एक एज होता है ना, तो ये एक एज 2 3 4 5 एज है, और यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 5 एज है। चलो ये पहला कंडीशन तो ट्रू। दूसरा कंडीशन की बात करो तो दे हैव सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस, वर्टिसेस कितनी है 1 2 3 4 5 6 वर्टिसेस है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 वर्टिसेस है, 6 वर्टिसेस है। तो ठीक है भाई, आपकी वर्टिसेस भी 6 और 6 हो गए। यहाँ पे बात करें V1 की डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ V1 जो कि बराबर हो रही है डिग्री ऑफ A1 की, जो कि कितनी है डिग्री ऑफ V1 और डिग्री ऑफ A1 जो कि 1 है। उसके बाद यहाँ पर डिग्री ऑफ V2 जो है बराबर हो रही है डिग्री ऑफ A2 की डिग्री और V2 की डिग्री। देखो डिग्री दोनों की डिग्री 2 दिख रही है, नंबर ऑफ एजेस कितने इंसिडेंट हो रहे हैं डिग्री बोलते हैं, आपको याद है डेफिनेशन। अब यहाँ पे देखो इसके बाद जो है V3 है, V3 की डिग्री कितनी है, V3 की डिग्री यहाँ पे डिग्री ऑफ V3 कितनी है, V3 की डिग्री 2 है। अब यहाँ पे देखो किसकी डिग्री 2 दिख रही है, यहाँ पे इसके कॉरेस्पॉन्ड्स है, ये देखो V3 के सामने 2 एजेस है। यहाँ पे अगर मैं इसको A5 भी ले लूँ कि चलो ठीक है, डिग्री ऑफ V3 जो है सेम हो रही है डिग्री ऑफ A5 से, ठीक है। यहाँ पे भी देखो अगर डिग्री ऑफ V3 के सामने 2 डिग्रियाँ है ना, हाँ ये यहाँ पे भी A5 की भी 2 डिग्री है, डिग्री ऑफ A5 को भी 2 डिग्री है, और V6 की 1 डिग्री है, और A5 और A4 की बात करूँ इसकी भी 1 डिग्री है। डिग्री ऑफ A5 बराबर है, अच्छा एक सेकेंड, ये डिग्री ऑफ, हाँ A5 बराबर है डिग्री ऑफ A4 से, ठीक है। मैं ज़्यादा रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना तो इसलिए थोड़े से हो गए हैं।
तो डिग्री ऑफ A5 बराबर है डिग्री ऑफ A4 1, ये चीज़ आपको दिख रही है। कोरिस्पोंडेंस अभी आप देखना, डिग्री ऑफ V4 जो कि कितनी है 3 है, ये बराबर है डिग्री ऑफ A3 की जो कि 3 है। पर यहाँ पे देखो 1 1 कॉरेस्पॉन्ड नहीं है। V1 के सामने कितनी वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स है V1 के सामने। अब यहाँ पे देखो A1 के सामने एक वर्टेक्स है, V2 के सामने देखो एक वर्टेक्स है, V2 के सामने यहाँ पे A2 और V2 में देखो कॉरेस्पॉन्डिंग दिख रही है। हाँ, V2 और A2 के सामने कॉरेस्पॉन्डिंग दिख रही है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग आपको दिख रही है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग्स आप एक सेकंड, ये वाला तार यहाँ पे जाएगा मतलब समझाने के लिए, और ये कॉरेस्पॉन्डिंग आपको दिख रही है। पर जैसे ही आप V3 में जाओगे, V3 की जो 2 है, अब इसके पीछे यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको V3 और डिग्री ऑफ A5 का तो वर्टेक्स 2 दिख रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोचा है। V3 को हमने कंपेयर किया था A5 से, ये जो तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई तो हो रहा है, दे हैव इक्वल नंबर ऑफ वर्टिसेस विद गिवन डिग्री। पर चौथा जो है, चौथा क्या है, चौथा मैंने बताया था ना, चौथा कि देयर एग्जिस्ट 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन देयर वर्टिसेस एंड बिटवीन देयर एजेस। तो यहाँ पे देखो लोचा क्या है, V3 के अगल बगल देखो, V3 के अगल बगल इसकी डिग्री 2 है, और A5 के बगल में देखो ये है, इसकी डिग्री क्या है, मतलब कि 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब है ना, अगल बगल की भी डिग्री आपको चेक करनी है। V3 के बगल वाले के सामने देखो, V3 के बगल वाले के सामने डिग्री 3 है, 1 2 3, V3 के बगल वाले के सामने डिग्री 3 है, और V3 के इस साइड वाले वर्टेक्स की डिग्री 2 है। पर V3 का हमने कॉरेस्पॉन्डेंस कितना लगाया था V5 के सामने, अकॉर्डिंग टू द डिग्री, कि चलो सेम हो रही थी V3 की और A5 की, जो कि 2 डिग्री थी जो कि सेम हो रही थी। पर इसका कॉरेस्पॉन्ड देखो, V3 और देखो इसके सामने जो V2 है इसकी डिग्री 2 है, और लेकिन V5 A5 के इधर देखो इसकी डिग्री 1 है। तो ये क्या 1 1 कॉरेस्पॉन्ड्स हो रहा है, नहीं। तो एक्चुअल में 1 1 कॉरेस्पॉन्ड्स का मतलब ये हुआ कि उसके अगल बगल के वर्टिसेस को देखो और उनकी डिग्रियाँ देखो, और इसके अगल बगल के वर्टिसेस को देखो और उनकी डिग्रियाँ देखो। इसके बगल के देखो, ये A3, इसकी डिग्री 3 है, V3 के भी बगल में V4 है, इसकी भी डिग्री 3 है। ये तो चलो बढ़िया है, सेटिस्फाई कर रहा है। पर इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री क्या है, एक है A6 की डिग्री। तो इसके अगल बगल आपके वर्टिसेस को कॉरेस्पॉन्डेंस देखना चाहिए। तो इसकी और इसकी तो सेम है, इसकी तो सेम है, पर इसकी और इसकी नहीं सेम हो रही, इसकी 1 है और इसकी 2 है। तो 1 1 कॉरेस्पॉन्डिंग्स होना चाहिए बिटवीन वर्टिसेस और बिटवीन देयर एजेस, ये सिंपल चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे चीज़ें गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे चीज़ें आपको एज कम्पेयर टू द थर्ड कंडीशन कहाँ चला गया, थर्ड कंडीशन के हिसाब से सही तो दिख रही है, थर्ड कंडीशन के हिसाब से सही दिख रही है, पर इसका 1 1 कॉरेस्पॉन्ड नहीं है। 1 1 कॉरेस्पॉन्ड मैं ये बता दे रहा हूँ फिर से, 1 1 कॉरेस्पॉन्ड का जैसे V3 और ये V3 डैश को पकड़ो, पर इसके बाजू में ये V4 है, इसके बाजू में ये V2 है, इसके इनकी डिग्रियाँ कितनी है, तो V3 डैश के बगल में ये V2 डैश है और इसकी V2 डैश की डिग्री कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे भी 3 3 मैच कर रहे थे, यानी कॉरेस्पॉन्ड्स मैच कर रहे हैं। V3 डैश की भी डिग्री की बात करूँ तो यहाँ पे V4 है और यहाँ पे V4 डैश है, तो इसकी डिग्री 2, तो इसकी भी 2 है, तो कॉरेस्पॉन्ड्स मैच कर रहे थे। ये चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये मैच कर रहे हैं। पर यहाँ पे अगर मैं V3 को अगर मैं A5 से अगर ले गया था, A5 से ले गया था, तो यहाँ पर तो 3 3 मैच कर रहे, लेकिन यहाँ इसके बगल वाले का 2 था और इसके बगल वाले का 1 था। तो ये 1 1 कॉरेस्पॉन्ड मैच नहीं कर रहे, तो ये हमारा एक आइसोमॉर्फिज्म ग्राफ नहीं है। ये एक एग्जाम्पल नोट है आइसोमॉर्फिज्म ग्राफ का, तो ये बात ध्यान में रखना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना, इसमें भी बस ज़्यादा टाइम ले रहा था। आज के इस वीडियो में हम वॉक, पाथ, साइकिल और सर्किट क्या है इनको समझेंगे, ठीक है। ऑल्दो साइकिल और सर्किट थोड़ी सेम होते हैं, पर इनमें एक क्रूशियल डिफरेंस है। तो वॉक, पाथ, साइकिल समझेंगे जब इसको समझ लेंगे ना, क्योंकि चांसेस है इसके हिट करने के, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हमसे पूछ लिया था पिछले साल अगर बात करूँ ना, तो ये इनमें से कुछ सवाल और इसमें से कुछ सवाल आए थे। पर हाँ, ये 1 2 डिफिनेशन मिला सकते हैं, इसको देखेंगे। फिर दूसरी चीज़ हम यूलेरियन पाथ और यूलेरियन ग्राफ होता क्या है, जो कि इसी ग्राफ चैप्टर का तो कोर पार्ट है, ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। देन हैमिल्टोनियन पाथ और हैमिल्टोनियन सर्किट क्या होते हैं, या हैमिल्टोनियन ग्राफ क्या होते हैं, इसको हम देखेंगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इनको समझने के लिए हमें ये समझने होंगे वॉक, पाथ, साइकिल होते क्या है। वॉक की बात करूँ तो अ वॉक इज अ फाइनाइट अल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस वेयर आ स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टिसेस कैन बी सेम और डिफरेंट। मतलब देखो यहाँ पे हमें मतलब फाइनाइट चलना है और अल्टरनेटिंग सीक्वेंस लेना है। जैसे कि यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर ले लिया था, इसको भी डिफिनेशन को 2 मिनट के लिए रहने देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर ले लिया कुछ इस तरीके से, ये हो गया ये। अब यहाँ पे इसका मुझे एक वाक बनाना है, वाक बनाना है। तो अगर मैं
ये एजेस की बात लो, ये वर्टेक्स V1 है, ये वर्टेक्स V2 है और वर्टेक्स V3 है, ठीक है। इसकी भी मैं वर्टेक्स की नामकरण कर सकता हूँ, पर अभी फिलहाल के लिए रहने देता हूँ। इस एज का नाम E1 है, इस एज का नाम E2 है और इस एज का नाम E7 है, जस्ट फॉर मान लिया। हालांकि इनके नाम में नामकरण कर दूंगा, पर देखो यहाँ पे मुझे पाथ बनाने हैं। यहाँ पे भी एक वर्टेक्स ले लेता हूँ, चलो V5, और इसकी एजेस का नाम E9 दे देता हूँ। अब देखो हमें एक पाथ बनाना है। पाथ बनाना, देखो मैं एक पाथ कैसे ड्रॉ करता हूँ, पहले वॉक समझते हैं ना। तो वॉक एक अल्टरनेटिव सीक्वेंस है। यहाँ से मैं सबसे पहले V1 से चलना चालू किया, V1 से चलना चालू किया, फिर V2 तक गया। देखो V1 से चलना चालू किया, V2 तक गया, देन हमें V3 तक जाना है। V3 तक आया, ठीक है। V3 तक आने के बाद फिर मैं V5 की तरफ जा रहा हूँ, V5 की तरफ जा रहा हूँ। तो ये एक तरीके का मैंने पाथ चुना है, ये एक तरीके का मैंने रास्ता चुना है। पर वाक को हम ऐसे डिनोट नहीं करते, वाक को हम ना एजेस के साथ भी लिखते हैं। डिफिनेशन में क्या है, फाइनाइट अल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस, यानी सीक्वेंस लेना है वर्टिसेस और एजेस का अल्टरनेटिंग। देखो यहाँ पे शुरुआत में हम V1 से स्टार्ट करेंगे, अब इसके साथ में हम E1 चिपकाएंगे। यहाँ पे देखो वाक हम एक ले रहे हैं, वाक आपका कुछ भी हो सकता है, मतलब इस ग्राफ में आप कोई सा भी वाक आप चूज कर सकते हो। तो मैंने एक सिंपल सा एक वाक चूज किया, जो V1 से V2 जा रहा हूँ, फिर V3 जा रहा हूँ, फिर V3 से V5 जा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने एक वॉक तो चूज कर लिया। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, तो V1 के कॉरेस्पॉन्डिंग E1 है, E1 को लिखो, देन उसके बाद फिर V2 लिखो, इसमें प्लस माइनस कहीं नहीं लिखना होता है, फिर V2 के साथ E7 लिखो, ठीक है। पहले वर्टेक्स एज इसका ही हमें लेना है, अल्टरनेटिंग सीक्वेंस लेना है, समझ रहे हो। डिफिनीशन भी आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद हमें V3 के बाद ये E9 एज लेना है। उसके बाद लास्ट में जो वर्टेक्स है ना, इसको यहाँ से जोड़ देना है, E5 जोड़ना नहीं, बस इस तरीके से हमें लिखना है। तो ये एक वॉक होता है। अच्छा यहाँ पे शुरुआत में ध्यान रखना, शुरुआत भी हमने वर्टेक्स से की थी, एंडिंग में हमें उस अंतिम वाले वर्टेक्स से ही करना है। तो V1 से हमने V5 तक गया ना, तो हमने V1 E1, V2 E7, V3 E7, अच्छा सॉरी ये E9 है, 7 लिख दिया मैंने। उसके बाद V5 तक चला गया हमने। तो ये हमने एक पाथ या वॉक हमने चुन लिया। वॉक पाथ का थोड़ा डिफरेंट डिफिनेशन है, पर ये इसको हम वॉक बोलते हैं। ये कोई सा भी रैंडम वॉक हो गया। तो हम बहुत सारे वॉक चूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो V1 V2 V3 V4 V5 V6 और ये V7 है। इसके करस्पॉन्डिंग मतलब जो भी एजेस है, तो यहाँ हमने एज 1 लिया, एज 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हो गया। अब देखो यहाँ पे मैंने एक वॉक चूज किया है, V6 से हम V1 तक गया। देखो इस वॉक का क्या है, देखो V6 से हमने मैं देखो यहाँ पे पॉइंट देख समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, V6 से V1 ताकि आपको दिखे। यहाँ पेन चला दिया तो शायद ना दिख पाए उतना अच्छे से। तो V6 से V1 तक गया, फिर V7 तक गया, ठीक है। फिर V7 के बाद V2 तक गया, फिर V3 तक गया। देखो ये इस तरीके से हमने एक वॉक ड्रॉ किया। अब हमें देखो वॉक लिखते कैसे, एग्जाम्पल ऑफ वॉक कैसे चलना है। V6 E1 लो, V6 पहले वर्टेक्स E1 एजेस ले लिया, फिर V1 ले लिया, V1 से E12 हमने ले लिया, अति सुंदर। फिर V7 से E3 ले लिया, V7 से हमने E3 ले लिया, हाँ V3 से तो हमने E3 तो ले ही लिया, V7 से E3। उसके बाद V2 से E4 ले लिया, V2 से E4 ले लिया। अब यहाँ तक गया तो हमें लास्ट में भी एक वर्टेक्स रहे, तो V3 हमने जोड़ दिया। इस तरीके से आप कोई सा भी एक रैंडम वॉक ले सकते हो, एक वॉक है। और डिफिनेशन क्या है, फाइनाइट अल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस, ठीक है, जहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टिसेस सेम हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। देखो यहाँ पे ना V6 से हमने V3 तक गए थे, V6 से V3 तक गए थे, तो ये चीज़ें हमारे स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टिसेस डिफरेंट थी, पर हम लूप भी बना सकते हैं। हो सकता है कि V1 से V6 से V1, फिर V7, फिर V2, फिर V3 तक है, फिर यहाँ से भी हम V3 से V7 फिर V6 भी जा सकते हैं, यानी जिग जैग रास्ता जा सकते हैं। तो कैसे भी रास्ता चुने, डिफरेंट भी हो सकता है स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट, या वर्टिसेस, और सेम भी हो सकता है। तो ये हमारा वॉक हो गया, बहुत सिंपल डेफिनेशन था ना। यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ वॉक किसको बोलते हैं, दो चार चीज़ें ध्यान में रखना। द नंबर ऑफ एजेस कॉल्ड लेंथ ऑफ वॉक। तो अगर मैंने ये चला था, ये जो कि V6 से V1 चला, फिर V7, फिर V2 V3, अब इसके लेंथ ऑफ वॉक क्या है, तो एजेस को काउंट करो। तो 1 2 3 4, देखो 4 हमने रास्ता तय किया था ना, ये तो 4 एज है ना, तो लेंथ ऑफ वॉक होता है नंबर ऑफ एजेस। ओपन और क्लोज वॉक क्या होता है, तो अ वॉक इज साइड टू बी क्लोज वेयर अ स्टार्टिंग एंड, ये एंडिंग पॉइंट है, ठीक है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स इज सेम, अदरवाइज इट कॉल्ड ओपन वॉक। क्लोज वॉक क्या होता है, क्लोज वॉक मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो। तो अगर मैं इस केस की बात करूँ, जैसे कि अगर मैं बात करूँ ये, अगर वर्टेक्स ले लिया V1 V2 V3 V4, और देखो E1 E2 E3
E4। अगर मैं यहाँ से चला इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, वॉक लिखना आपको आ जाएगा ना। हाँ, तो स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम हो, जैसे कि V1 E1, देखो V1 E1 लिखा, फिर V2 E2 लिखा, फिर V3 E3 लिखा, फिर V4 E4 लिखा और लास्ट का वर्टेक्स V1। तो देखो ये स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स हमारा सेम है, तो इसको हम क्लोज वॉक बोलते हैं, क्लोज वॉक बोलते हैं। ठीक है, इसको क्लोज। और ओपन वॉक क्या हो गया कि अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम ना हो तो हमारा ओपन वॉक हो गया। तो आप तो एग्जांपल ले ही सकते हो ना, जैसे वी से जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लिया, देखो यहाँ पे मैं कहाँ तक गया था, V7 7 3 4 7। अच्छा देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस ट्रायंगल की शेप की बात करूँ, देखो हमने शुरुआत में V7 लिया, फिर V3 तक गए, फिर V4 तक गए, फिर हम V7 तक गए। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो V7 E5, फिर उसके बाद V3 E6 हो गया, V3 E6, फिर उसके बाद V4 E7 हो गया, फिर उसके बाद V7। तो ये क्लोज वॉक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़, एक पॉइंट ध्यान में रखना कि ओपन और क्लोज वॉक में वेरिज कर सकता है, मतलब कि इन ओपन एंड क्लोज वॉक वर्टिसेस एंड एजेस कैन बी रिपीटेड। हम यहाँ पे ना ओपन वॉक और क्लोज वॉक में वर्टिसेस और एजेस रिपीट कर सकते हैं। यानी कि देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, अगर इस केस की बात करें, अगर ये शेप लेना हो, देखो ये शेप मैंने उठा कर यहाँ पे दे दिया, ठीक है आपको, V1 और ये V7, देखो ये शेप मैंने लिया है V6 और V2। अब देखो क्लोज वॉक और ओपन वॉक में क्या होता है, वर्टिसेस और एजेस आप रिपीट कर सकते हो, इसमें आप अलाउड है। मतलब देखो आप इसको ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, ये भी हो सकता है, समझ रहे हो, ऐसे 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 ऐसे, या फिर अब ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे, जैसे कि ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए। तो ये हमने क्लोज, ये जैसे ये ओपन वॉक हमने बना दिया क्योंकि क्लोज नहीं किया। फिर आप ऐसे भी जा सकते हो, तो यहाँ पे आप वर्टिसेस को या एजेस को रिपीट कर सकते हो ओपन और क्लोज वॉक में। ये चीज़ आप समझ में आ गई ना। बात करते हैं पाथ की। पाथ क्या होता है, अ क्लोज वॉक इज कॉल्ड पाथ विच नो वर्टेक्स इज रिपीट। तो समझ रहे हो, वॉक और पाथ में अंतर है। पाथ में क्या होता है कि आपको वर्टेक्स रिपीट नहीं करता है, जैसे मतलब ये है, मतलब वॉक है तो वॉक कोई से नशेड़ी इंसान हो सकता है, मतलब कि इधर गया, इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर, फिर इधर। पाथ एक चालाक इंसान की तरह है, मतलब देखो यहाँ पे आपको वर्टेक्स रिपीट नहीं करना, सिंपली सी बात करो। तो अ वॉक इज कॉल्ड पाथ विच नो वर्टेक्स रिपीटेड। तो अगर यहाँ पे हमें कुछ पाथ एक ले लिया, जैसे हमने एक रैंडम सा कोई सा भी पाथ ले लिया, जैसे यहाँ पे मैं वर्टेक्स के थ्रू देखा हूँ, वर्टेक्स के थ्रू V1 से V3 जाना है, फिर V4 गया, फिर हम V5 गए, तो V1 से V3, फिर V4, फिर V5। तो हमारा पाथ ये है ना, ये देखो चार, V1 से V3, V4, V5। अब यहाँ पे हमें एक नॉर्मल सा कोई सा भी पाथ चूज करना है, ये हमारी अपनी बस की बात है। तो यहाँ पे हमने कोई सा भी वर्टेक्स को रिपीट नहीं किया। अगर मैं V1 से V3, फिर V3 से V4, अगर V4 से फिर V3 V5, V4 से V5, फिर V5 से V3 जाता, तो ये पाथ नहीं होता, हमारा एक वर्टेक्स रिपीट हो रहा है। तो हमें पाथ में रिपीट नहीं करना है। तो अब ये लिखना तो आपको आ गया ना, V1 E1, V3 E3, देन V4 E5, देन V5। तो ये हमारा एक पाथ हो गया। ये पाथ 2 भी हम ले सकते हैं कि V1 V3, जैसे यहाँ पे देखो V1 से V3, फिर हम V5 ले रहे हैं, ये समझने के लिए वर्टेक्सेस मैं दिखा रहा हूँ। फिर V4 है, फिर उसके बाद V2 है। तो देखो हमने कोई सा भी पाथ को रिपीट नहीं किया। इसके वॉक आप लिख सकते हो V1 V2, नहीं मैं शायद गड़बड़ लिख दूँ, हाँ V1 V3 V5, यहाँ तक जा रहा हूँ, V1 V3 V5, देन V4, देन V2। तो ये भी एक हमने एक पाथ चूज कर लिया, तो 2 पाथ आप लिख सकते हो। तो ऐसा वाक जिसमें वर्टेक्स रिपीट ना हो वो पाथ कहलाता है। अब देखो साइकिल क्या होता है, साइकिल और सर्किट में बस थोड़ा सा आपको कैच है। हमें क्या करना है, हमें एक क्लोज पाथ लेना है। क्लोज पाथ समझते हो, क्लोज पाथ यानी कि अ क्लोज पाथ इज कॉल्ड साइकिल। देखो क्लोज पाथ का मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स आपका सेम होना चाहिए, उसको हम क्लोज पाथ बोलते हैं। यानी कि देखो यहाँ से यहाँ गए, देखो अगर इसको ले लूँ जिसे V1 V3 V5 V4 V2 V1, तो ये हमारा एक क्लोज पाथ हो जाता है, क्लोज पाथ हो जाता है। तो देखो एक ऐसा पाथ जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टिसेस शुड भी सेम होना चाहिए, यानी क्लोज पाथ किसको बोलते हैं, जिसको हम मतलब साइकिल का डेफिनेशन है कि ऐसा क्लोज पाथ जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टिस तो सेम हो, लेकिन किंतु नो एनी अदर वर्टिसेस और एजेस शुड बी रिपीट। तो हमें क्लोज पाथ बनाना है, पर उसमें हमें कोई सा भी वर्टेक्स और एजेस को रिपीट नहीं करना है, ना ही वर्टेक्स को, ठीक है, और ना ही एजेस को, किसी को भी रिपीट नहीं करना है, ठीक है। उस फिर हमें एक क्लोज पाथ बनाना है, तो उसको हम साइकिल बोलते हैं।
जैसे कि अगर मैं यहाँ इस स्क्वायर की बात करूँ तो इस वर्टेक्स से यहाँ यहाँ गया तो वर्टेक्स छुआ, एजेस छुआ, फिर वर्टेक्स, फिर एजेस, फिर वर्टेक्स, फिर एजेस, फिर वर्टेक्स, किसी को भी हमने रिपीट नहीं किया। तो ये हमारा होता है कि साइकिल होता है, किसी को भी हमने रिपीट नहीं किया। तो साइकिल एक बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से होता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हो साइकिल की, हमें कोई सा भी साइकिल चूज करना है लेकिन क्लोज चूज करना है। तो हमने देखो V1 V3 V4 V2 तक गए, तो V1 V3 फिर V5 V4 फिर V2 फिर V1। देखो एक सेकेंड, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अच्छा हाँ एक और चीज़ मैं बताना था कि स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टिसेस सेम हो सकती है पर रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब देखो V1 से V3 V5 V4 V2 और V1 कवर किया और स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टिसेस सेम हो सकती है। देख रहे हो, स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टिसेस सेम हो सकती है, परंतु किंतु जो रिपीटिशन जो है वर्टिसेस का, जो रिमेनिंग वर्टिसेस और एजेस जो है स्टार्टिंग और एंडिंग को छोड़कर वो रिपीट नहीं होने चाहिए, वो हमारा साइकिल होता है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, अगर इस पाथ को मैंने कहाँ से कहाँ तक कवर किया, मैं V1 से गया V3 तक गया था, फिर मैं V3 से V5 तक गया था, ठीक है, फिर V4 तक गया था, फिर उसके बाद V2 तक गया था, फिर V1 तक गया था। तो ये वाक आपको लिखना आ जाएगा ना, सिंपल है। लेकिन हमने कहाँ गया, V1 V3 V5 V4 V2 फिर V1 तक गए थे। दूसरा अगर मैं कोई सा भी एक साइकिल ले लूँ तो देखो V1 V3 V4 V2, यानी ऐसा गया हूँ मैं V1 V3 V4 V2 से V1। तो ये हमने स्क्वायर वाला शेप ले लिया, ये भी ट्रायंगल वाला ले सकते हो। तो ये सारे एक साइकिल है। अब सर्किट की बात करूँ, सर्किट में थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो क्लोज पाथ तो आप समझ गए, स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम होना चाहिए, है ना। उसके बाद क्लोज वॉक में भी मैंने बताया था कि स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम होना चाहिए, पर क्लोज वॉक में ध्यान से सुनना, जब क्लोज वॉक था ना, क्लोज वॉक इस केस में क्या होता था कि वर्टिसेस और एजेस रिपीट हो सकते थे, पर हमें पाथ में तो पहले वर्टेक्स नहीं रिपीट करना है, पाथ तो खैर क्लोज नहीं होता है। पर अगर क्लोज पाथ की बात करो तो बिना वर्टेक्स का रिपीट किए हुए स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स को सेम करना है। पर अगर मैं क्लोज वॉक की बात करूँ तो वर्टेक्स को ही, स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स को सेम रखना है। तो अ सर्किट इज अ क्लोज वॉक दैट मीन्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स शुड बी सेम हो सकता है बट एजेस कैन नॉट बी रिपीटेड। यहाँ पे एजेस और वर्टेक्स दोनों मतलब दोनों नहीं रिपीट होना चाहिए। साइकिल के केस में कोई सा भी आपका एजेस और वर्टेक्स रिपीट नहीं करना चाहिए, नो एनी एजेस और वर्टेक्स शुड बी रिपीट। पर सर्किट के केस में भी आपका स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम हो, पर एजेस कैन नॉट बी रिपीटेड, वर्टिसेस आपका रिपीट हो सकता है एक्सेप्ट स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स। ये होता है आपका सर्किट। सर्किट आप समझे ना। देखो सर्किट में क्या है और साइकिल क्या है, दोनों ऑलमोस्ट डिफिनीशन सेम ही होता है कि क्लोज वॉक बने पर स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स भी सेम हो सकते हैं। लेकिन सर्किट में क्या है, एजेस आपको रिपीट नहीं करना चाहिए, वर्टेक्स आपका रिपीट कर सकता है। ध्यान से सुनना, सर्किट में एजेस नहीं रिपीट करना चाहिए, वर्टेक्स आपका रिपीट कर सकता है, ठीक है। और एक एक्सेप्शन तो है, स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स तो बने क्योंकि क्लोज वॉक है ना। पर साइकिल में आपका ना ही वर्टेक्स रिपीट होना चाहिए ना ही एजेस रिपीट होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में मैं आपको ये दे देता हूँ। ये अगर आपका इसका साइकिल बनाना होता तो आप क्या करते, यहाँ से यहाँ चलते, यहाँ चलते, यहाँ चलते, यहाँ चलते। अब देखो ये एजेस पर 2 बार रिपीटिशन आ गया होगा। देखो यहाँ से यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ एजेस नहीं, ये वाला जो बीच वाला वर्टेक्स है इस पर 2 बार रिपीटिशन आ रहा है, 2 बार रिपीटिशन आ रहा है। तो ये आपका साइकिल नहीं होता, साइकिल नहीं होता क्योंकि यहाँ पे वर्टेक्स रिपीट हो जा रहे हैं। पर ये एजेस तो यूनिक है। सर्किट के केस में क्या है, एजेस तो हमारा रिपीट नहीं हो रहा था पर ये वर्टेक्स 2 बार रिपीट हो रहा था, तो ये एक सर्किट है। तो ये खास डिफरेंट है। तो इसलिए एवरी साइकिल इज अ सर्किट, हमारा जो भी साइकिल है वो सर्किट हो सकता है पर एवरी सर्किट इज नॉट अ साइकिल। ये होता है साइकिल और सर्किट के बीच में एक स्पेशल डिफरेंस, ठीक है। वैसे बुक में देखोगे तो डिफिनेशन कई बार सेम ही लिखी गई थी, पर ये एक यूनिक डिफरेंस होता है, आप यहाँ पे समझना। तो हमने पाथ, साइकिल, वॉक, सर्किट देख लिए थे ना। अब देखो हैमिल्टोनियन, यूलेरियन, इतना सिंपल है ना। देखो मैं आपको दिखाता हूँ डिफिनेशन सारी चीज़ें। ये रहा आपका यूलेरियन पाथ और यूलेरियन ग्राफ होता क्या है। देखो यूलेरियन पाथ का मतलब क्या होता है कि ऐसा पाथ, अ पाथ इज सेड टू बी यूलेरियन पाथ इन अ ग्राफ, इट ट्रेवर्स ईच एजेस इन अ ग्राफ वंस एंड ओनली वंस। तो यूलेरियन पाथ, पाथ का मतलब क्या हुआ, पाथ का मतलब हुआ वही जो एजेस होते हैं। तो पर हमें क्या करना है, ऐसा पाथ, ठीक है, जो सभी एजेस को एक ही बार ट्रेवर्स करे। यहाँ पे देखो वर्टिसेस रिपीट हो सकती है, ठीक है। तो ट्रेवर्स ईच एजेस इन द ग्राफ वंस एंड ओनली वंस, तो हमें सारे एजेस को
सारे एजेस को कवर करनी है, ठीक है, सारे एजेस को कवर करनी है एक और एक बार, ठीक है, किसी भी एज को छोड़ना नहीं। वर्टिसेस आपका रिपीट हो सकता है। तो देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं पाथ बताऊँ तो देखो मैंने वर्टिसेस से लिखा है यहाँ पे पाथ को। यहाँ पे देखो ध्यान से, V2 से V3 गया था, देखो V2 से V3 गया, फिर V4 गया, ठीक है, तो ये फिर V5 ये हो गया, फिर V6 ये हो गया, फिर V7 ये V7, हाँ V7 ये वाला हो गया, फिर V8 ये हो गया, फिर V9 ये हो गया, फिर V10 ये हो गया, फिर V2 चला गया। तो हमने यहाँ से इस तरीके से गए, फिर इसको यहाँ से इस तरीके से हमें जाना है। तो यहाँ से आप पाथ बना लोगे ना, ये देख लो, पॉज करके वीडियो देख लो, समझो, हो जाएंगे। तो यूलेरियन पाथ में ज़्यादा फोकस कहाँ दिया गया है, आपके जो एजेस है यानी जो लाइनें हैं वो एक ही बार ट्रेवर्स होना चाहिए, ठीक है, पर वर्टिसेस आपकी ट्रेवर्स हो सकती है, उसको मैंने वर्टिसेस मल्टीपल टाइम टच हो सकती है, पर एजेस नहीं होना चाहिए। ये यूलेरियन पाथ है। अब बात करें यूलेरियन ग्राफ का मतलब क्या है, तो देखिए ऐसा क्लोज वॉक, ठीक है, मतलब अ क्लोज वॉक इन अ ग्राफ विच ट्रेवर्स ऑल द एजेस ऑफ द ग्राफ वंस एंड ओनली वंस इज कॉल्ड यूलर लाइन और यूलेरियन सर्किट। तो अगर मैं बात करूँ यूलेरियन पाथ की ना, तो जो हमारा क्लोज वॉक होता है, जो क्लोज वॉक होता है ग्राफ में, जो कि हमें सारे एजेस को एक ना एक बार ट्रेवर्स करता है, उसके यूलर लाइन या यूलेरियन सर्किट बोलते हैं। तो ये पाथ का मतलब पाथ है यहाँ पे, ये हमने क्लोज पाथ नहीं बनाया है, पर अगर यही यूलेरियन पाथ अगर आपका क्लोज होता ना, या क्लोज बनता, यानी स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम होता, तो उसको हम यूलेरियन सर्किट और यूलेरियन लाइन भी बोलते हैं और यूलेरियन सर्किट भी बोलते हैं। अब उसी, अगर कोई एक ग्राफ आपका यूलेरियन सर्किट होता है, उसी को ही हम यूलेरियन ग्राफ बोलते हैं, उसी को ही हम यूलेरियन ग्राफ बोलते हैं। ये हो गया आपका डेफिनेशन, समझ रहे हो। तो अ यूलर ग्राफ इज अ सोन, अच्छा पीछे एक फिगर दिया गया है, ठीक है, तो ऐसा एक क्लोज वॉक, ऐसा एक क्लोज वॉक। देखो वॉकिंग के केस में फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जो आपका वॉक थे क्लोज और ओपन वॉक, क्लोज और ओपन वॉक थे, तो स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम होना चाहिए, स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम होना चाहिए। और मैंने बताया था कि क्लोज और वॉक में होता क्या था कि आपके वर्टिसेस और एजेस को आप रिपीट कर सकते हो उस वॉक के केस में। पर अगर रिपीट ना हो, अगर एजेस रिपीट ना हो, अगर इस केस में देखो वर्टिसेस और एजेस रिपीट नहीं होना चाहिए, पर अगर मैं क्या कहूँ कि आपको एजेस नहीं रिपीट करनी है, एजेस रिपीट नहीं करनी है, वर्टिसेस आपका रिपीट हो सकता है, एजेस रिपीट नहीं करना है, और अगर वो क्लोज बन जाए तो उसी को ही तो हम यूलेरियन ग्राफ बोलते हैं, ठीक है, या फिर उसको हम यूलेरियन सर्किट बोलते हैं। तो कोई सा भी ग्राफ आपका यूलेरियन सर्किट है तो आप उसको यूलेरियन ग्राफ बोल सकते हो। ये होता है, आप समझ में आ गया ना। यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इसको यूलेरियन पाथ बनाना होता है, पाथ का मैंने एक एग्जांपल दे दिया, तो मैं V3 से फिर V2 जा सकता हूँ, फिर V1 जा सकता हूँ, फिर V3 जा सकता हूँ, फिर V4 जा सकता हूँ। यहाँ पे मेरी वर्टिसेस रिपीट हो सकती है, पर मेरे सारे एजेस यूनिकली कवर हुए हैं एक ही बार, तो ये यूलेरियन पाथ हो गया। पर अगर मैं यहाँ पे लूप बनाता, अगर मैं इस एज को हटा दूँ, अगर मैं यहाँ पे लूप बनाता और सभी एजेस को एक ही बार कवर करता और लूप बन रहा है, क्लोज वॉक बन रहा है, तो उसी को हम यूलेरियन ग्राफ बोलते हैं। समझ गए ना, बहुत बढ़िया। यहाँ पे एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को हमेशा से आप ध्यान में रखना। देखो इसका हमें किस तरीके से बनाना, देखो मैं इसको बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं गया, ये देखो, फिर हमें यहाँ से जाना है, फिर मैं यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, देखो मेरी बनावटें दिख रही हो, हाँ, मैंने यहाँ पे सारे एजेस को एक बार ही कवर किया था। देखो ये एक एज, ये दो एज, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, फिर ये देख रहे हो, मैं सारे एजेस को एक ही बार चला रहा हूँ, कोई सा भी एज मेरा रिपीट नहीं हो रहा है, वर्टेक्स रिपीट हो जा रहे हैं, पर ये क्लोज हो रहा है, इसी को ही तो हम यूलेरियन सर्किट बोलते हैं। और अगर कोई ग्राफ यूलेरियन सर्किट है उसको हम यूलेरियन ग्राफ बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लोज वॉक लिखा दिया है, ठीक है, यहाँ पे दे दिया आपको, यहाँ पे चीज़ें किस तरीके से हो रही है, आप पाथ लिख सकते हो V2 से, यही आप लाइन लिख सकते हो ये। अब कुछ प्रॉपर्टी ऑफ यूलेरियन ग्राफ की देख ले, तो यहाँ पे देखो यूलेरियन ग्राफ में ज़्यादा फोकस जो है, यूलेरियन ग्राफ में ज़्यादा फोकस आपको एजेस को दी गई है, ठीक है ना, यूलेरियन ग्राफ में ज़्यादा फोकस एजेस को दी गई है। तो पहली बात, ग्राफ तो कनेक्टेड होना चाहिए, कनेक्टेड आप समझते हो ना, सारी चीज़ें कनेक्ट होनी चाहिए, डिसकनेक्ट ग्राफ नहीं लेना है आपको, सारे एजेस वर्टिस कनेक्ट है, बहुत बढ़िया। ऑल द वर्टिसेस आर ऑफ इवन डिग्री, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है, आपके जितने भी आपके वर्टिसेस है सबकी डिग्री इवन है। तो यूलेरियन पाथ के केस में सारे वर्टेक्स की डिग्री इवन होनी चाहिए, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लो। पर यूलेरियन सर्किट जो होता है, ईच एजेस शुड बी ट्रेवर्स वन एंड ओनली वंस, सारे एजेस को एक ही बार ट्रेवर्स करना है,
ठीक है, बट हाँ वर्टिसेस कैन भी रिपीट हो सकता है। ये हमारा यूलेरियन पाथ, यूलेरियन सर्किट या यूलेरियन ग्राफ क्या था आपको समझ में आ गया होगा। हैमिल्टोनियन में बात करें, आपका ज़्यादा फोकस आपको वर्टेक्स पे दिया गया है, ठीक है। इसमें आपके एजेस रिपीट हो सकते हैं, एजेस रिपीट हो सकते हैं, पर वर्टेक्स रिपीट नहीं होना चाहिए, वर्टेक्स आपका रिपीट नहीं होना चाहिए हैमिल्टोनियन वाला। तो हैमिल्टोनियन पाथ क्या है? अ पाथ इज सेड टू बी हैमिल्टोनियन पाथ इन अ ग्राफ इफ इट ट्रेवर्स ईच वर्टिसेस इन द ग्राफ। हमें सारे वर्टिसेस को कवर करना है, ठीक है, सारे वर्टिसेस को कवर करना है वंस एंड ओनली वंस, तो हमारा पाथ हो गया, क्योंकि पाथ के केस हमें लूप की आवश्यकता नहीं है। तो पाथ आप समझ गए ना, सारे वर्टिसेस को एक ना एक बार टच करने हैं, तो हैमिल्टोनियन पाथ होगा। अब ग्राफ की बात करें तो हमें क्लोज वॉक लेना है। अब क्लोज वॉक के केस में क्या होगा, विच ट्रेवर्स एवरी वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ जी एग्जैक्टली वंस, सारे ग्राफ को एग्जैक्टली वंस करना। अच्छा, यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये रहता है कि देखो हमें क्लोज वर्क बनानी रहती है ना, तो स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स को तो सेम होना ही पड़ेगा, तो वो एक एक्सेप्शन है, उसके अलावा कोई भी वर्टेक्स सेम नहीं होना चाहिए। तो एग्जैक्टली वंस एक्सेप्ट द स्टार्टिंग वर्टेक्स, ठीक है, एक्सेप्ट द स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था एक्सेप्ट द स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स कॉल्ड हैमिल्टोनियन सर्किट एंड इन अदर वर्ड्स अ क्लोज वर्क ट्रेवर्स एवरी वर्टेक्स ऑफ जी, मतलब ग्राफ में, एंड डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज 2 कॉल्ड हैमिल्टोनियन सर्किट। अच्छा, इस केस में यहाँ पे आपकी जो जितनी भी वर्टेक्स होती है डिग्री की जितनी भी, मतलब जितनी भी वर्टेक्स की डिग्री होती है वो आपकी 2 होनी चाहिए। पर हैमिल्टोनियन ग्राफ का मतलब ये होता है कि ऐसा क्लोज हुआ जिसमें सारे वर्टिसेस एक ही बार ट्रेवर्स हो, ठीक है, और लूप बनाया, स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम हो, परंतु उसके रिमेनिंग वर्टेक्स से वो एक ही बार टच हो, तो उसको हम हैमिल्टोनियन सर्किट बोलते हैं। और अगर वैसे ग्राफ अगर हैमिल्टोनियन सर्किट है तो उसको हैमिल्टोनियन ग्राफ बोलते हैं। तो इफ एन ग्राफ कंटेन्स हैमिल्टोनियन सर्किट देन ग्राफ इज आल्सो कॉल्ड हैमिल्टोनियन ग्राफ। तो देखो ये कितना सिंपल है ना, बहुत बढ़िया है। ये आपका एक एग्जाम्पल है, ये ध्यान में रखना। अब देखो हमें हैमिल्टोनियन पाथ और हैमिल्टोनियन सर्किट चूज करना है, यहाँ पे वर्टेक्स को रिपीट नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे भी एक ध्यान से सुनो, ये जो होता है, अगर मैं बात करूँ इस पर, अगर आप कोई एक पाथ लो, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया ये, इसमें एजेस रिपीट नहीं हो रहे थे, ध्यान से सुनो, इस केस में आपके एजेस नहीं रिपीट हो रहे थे, वर्टेक्स रिपीट हो रहे थे। वर्टेक्स रिपीट हो रहे थे, क्या एक हैमिल्टोनियन सर्किट है? नहीं, ये यूलेरियन सर्किट है। यूलेरियन सर्किट आपका एजेस रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, और हैमिल्टोनियन में वर्टेक्स रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो ये बस एक एग्जाम्पल साइड से ध्यान में दिया आपको। देखो एबोव ग्राफ की बात करें, कनेक्टेड है, बहुत बढ़िया। देखो वर्टेक्स 1 से हमने स्टार्ट किया, अब हमें एक हैमिल्टोनियन सर्किट बनाना है या हैमिल्टोनियन पाथ बनाना है। ये हटा दो, हमें हैमिल्टोनियन सर्किट बनाना है। सर्किट के केस में वो पाथ आपका लूप होना चाहिए, लूप बनना चाहिए। तो देखो हमने V1 से किया, V2 तक गया, फिर V6 V7 V3 V4 V8 V5 V1, इस तरीके से हमने सारे एजेस को ट्रेवर्स कर लिया एक और एक बार, लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम है क्योंकि लूप बनानी है, तो उसी को ही हैमिल्टोनियन सर्किट बोलते हैं। अब यहाँ पे पाथ की बात करें तो हमें सारे वर्टेक्स को तो कवर करना ही है, सारे वर्टेक्स को कवर तो करना ही है, पर कोई सा भी एज को हमें रिपीट नहीं करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डायग्राम आप ध्यान में रख लेना हैमिल्टोनियन के केस में, ठीक है। तो प्रॉपर्टी की बात करें तो हैमिल्टोनियन ग्राफ एवरी वर्टिसेस शुड बी ट्रेवर्स एग्जैक्टली वंस एक्सेप्ट स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स, उसके बाद एजेस कैन बी स्किप्ड और रिपीट। तो हाँ, इस केस में हो सकता है कि अगर कॉम्प्लेक्स डायग्राम देता तो एजेस आपके रिपीट हो सकते थे, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। इस केस में फिलहाल के लिए अभी कोई एजेस रिपीट नहीं हो रही है, तो पर एजेस आपके रिपीट हो सकते हैं। और तीसरी चीज़ कि मतलब हैमिल्टोनियन ग्राफ है ना, तो आपका तो क्लोज वॉक तो होना चाहिए, क्लोज होना ही चाहिए, तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो सकती है, प्रॉपर्टी हो जाएंगे। तो यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया, आई होप। ये जो हैमिल्टोनियन पाथ, हैमिल्टोनियन सर्किट है, हैमिल्टोनियन ग्राफ है, फिर यूलेरियन पाथ और यूलेरियन सर्किट, यूलेरियन ग्राफ है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं छोटा सा फिर से समरी दूँ, अगर आप देखना चाहो तो देख लो। यूलेरियन में आपका एजेस जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एजेस को रिपीट नहीं करना है, एजेस को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। वर्टेक्स रिपीट हो सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ हैमिल्टोनियन में, तो आपको वर्टेक्स को रिपीट नहीं करना है, एजेस को रिपीट हो सकती है। और यूलेरियन ग्राफ किसको बोलते हैं? जो क्लोज वॉक हो, ठीक है, जो क्लोज सर्किट बने, ठीक है। और हैमिल्टोनियन ग्राफ किसको बोलते हैं? वो भी क्लोज सर्किट बने पर बिना वर्टेक्स को रिपीट हुए, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। तो हमने देख ली थी ना पाथ,
वॉक पाथ साइकिल सर्किट, फिर यूलेरियन ग्राफ, यूलेरियन सर्किट, यूलेरियन पाथ, हैमिल्टोनियन ग्राफ, हैमिल्टोनियन सर्किट, हैमिल्टोनियन पाथ। आप बताना कैसा लगा, ठीक है, समझ में आया होगा तो बहुत बढ़िया, कमेंट में जरूर बताना। ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई ना, बहुत सिंपल थी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वन, बाय।